हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई आज। ये इस रीज़न था, दे आर सम अदर रीजन्स विच आई कैंट एक्सप्लेन, दे आर कुड बी अ पर्सनल रीज़न आई थिंक। सो बेसिकली ये जो वीडियो है वो किस पे बेस्ड है? स्पीच डिसऑर्डर्स पे, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, चाइल्ड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी बच्चों को स्पीच डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत से बच्चे बाबिल करते हैं, क्लटरिंग और स्लटरिंग करते हैं ना, जैसे कि एक वर्ड को बार बार बोलना, हकला कर बोलना फॉर एग्जांपल। या फिर बहुत से बच्चे होते हैं बहुत जल्दी फास्ट बोलते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने पड़ेंगे। जो आज की वीडियो है ना वो स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में बेसिकली। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? पहला होगा स्पीच डिसऑर्डर्स क्या है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, वॉइस डिसऑर्डर, चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, डिसआर्थरिया, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, सारी चीज़ें इस आज की वीडियो में कवर हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। सो पहली ही स्लाइड में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हाट आर द स्पेशल स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? स्पीच मैंने आपको बताया था, बच्चों को बोलने में लैंग्वेज और स्पीच का जो डिफरेंस है वो हमने लास्ट वीडियो में पहले ही कर लिया था कि स्पीच क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर मीन्स जब कोई पर्सन जो है वो बोलने में डिफ़िकल्टी उसे फील हो। स्पीच डिसऑर्डर अफेक्ट द वे ऑफ पर्सन प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स, यानी कि वो बोलने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो बोला नहीं जा रहा, उसके पास वोकैब है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। दे में इफेक्ट, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती है उसमें? फ्लुएंसी हो सकती है, वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है उसे, आर्टिकुलेशन में, मोटर स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उस बच्चे को। द पर्सन नो वट ही और शी वॉन्ट्स टू से, बट स्पीच क्लियरली वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, लैंग्वेज और स्पीच जो है ना वो दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। लैंग्वेज का मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, जो भी एक्सप्रेस करना होता है। बट स्पीच में हम बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड से रिलेटेड है, मतलब उसके पास मन में बहुत सारी बातें हैं, वो बोलना चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द स्पीच डिसऑर्डर्स। ओके, आगे देखते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स। अब देखो फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? फ्लुएंसी डिसऑर्डर आर प्रॉब्लम विद द स्मूथ फ्लो, रिदम एंड रेट ऑफ स्पीच। पहली बात, जो बोलना है उस फ्लुएंसी नहीं है, बोल पा रहा है बट स्मूथ फ्लो नहीं है उस बच्चे का, रिदम में प्रॉब्लम हो रही है उसे, और रेट ऑफ स्पीच जो है वो स्लो हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पीच एंड स्मूथ फ्लो, अगर स्पीच में बार बार रुकावट आए या स्पीच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो, या फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स में आती हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो है स्टटरिंग्स और होता है क्लटरिंग। दो तरीके के होते हैं ये। इसमें सिम्टम्स देख लें, इसके टाइप्स हैं, ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर के टाइप हैं, क्लटरिंग और क्लटरिंग। इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बच्चे को हेजिटेशन फील हो सकता है, रिपीटेशन होता है बच्चे का, फास्ट एंड इरेगुलर स्पीच हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी की जो सारी प्रॉब्लम हैं ये सिम्टम्स हैं इसके, किसके? फ्लुएंसी डिसऑर्डर के। बहुत से जो बच्चे होते हैं हकलाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स की है। वो एक वर्ड को जल्दी से या नॉर्मल तरीके से नहीं बोल पाते, तो वहाँ हेजिटेशन फील करते हैं, वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं रुक रुक कर, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पर डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखाया गया है, क्लटरिंग और क्लटरिंग का डिफरेंस मैंने पिक्चर के थ्रू इसलिए दिया है क्योंकि नोट्स के फॉर्म में इजीली बच्चा नहीं, हम लोग नहीं समझते, हमारा जो ब्रेन है ना वो इमेज की थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो यहाँ पर देखो क्लटरिंग क्या होता है, स्टटरिंग क्या होती है? डिसरप्शन इन द फ्लो ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय द रेपिटेशन, प्रोलॉगेशन एंड ब्लॉक्स, ठीक है। ये समझो, क्लटरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर है ये। इसमें जो व्यक्ति है ना बोलते टाइम बार बार एक ही साउंड को रिपीट कर, जैसे ब बॉल ऐसे करके, या आई वॉन्ट, इस टाइप से साउंड्स निकालता है। रिपीटेशन ऑफ द साउंड, सेलिबीज और वर्ड्स, ठीक है, जैसे एस ब्लॉक, साइलेंट फॉर पॉज लेगा वो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखने, कभी कभी स्पीच में ना पूरी तरह ब्लॉक भी हो जाती है, कभी कभार वो रुक भी जाएगा, और बोलते बोलते रुक जाना क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो नहीं बोल पा रहा है, जिसे हम स्पीच ब्लॉक भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आई ब्लिंकिंग, फेशियल टेंशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे रेट ऑफ स्पीच जो होता है ना इसमें बहुत स्लो होता है बच्चे का, और इसमें यूजुअली इस बच्चे को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ इसे प्रॉब्लम है। जो इसका फ्लो है ना स्पीच का, उसमें बीच बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा,
ठीक है। स्पीच इज़ ब्रोकन, इरप्टेड एंड एफर्टफुल, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चे को। जो बच्चे का बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस वाला हो जाता है कि लाइक वो ध्यान नहीं देगा या फिर उसे ना अटेंशन नहीं मिल पाती, और कई बार तो बच्चे मतलब बुली भी करते हैं इस चीज़ में, जिसे नॉर्मली हकलाना कहते हैं। आगे है क्लटरिंग। क्लटरिंग में बेसिकली जो बच्चे होते हैं इनकी जो फ्लुएंसी जो है, इनकी स्पीड जो है बहुत रैपिड होती है, इरेगुलर है, ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत जल्दी बोलते हैं, मतलब बहुत फास्ट बोलना होता है, स्पीच इतनी जल्दी होती है कि वर्ड जो क्लियर ही नहीं पता चलते। स्टटरिंग में व्यक्ति जो है उसे पता होता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर बच्चे को पता है कि हाँ वो हकला रहा है, उसे एक वर्ड को बार बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्लटरिंग में नहीं पता होता है बच्चे को कि उसको उसे रियल में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्लटरिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पर बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा होता है। आई वॉन्ट टू मेक द मार्केट एंड देन, यहाँ पर पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। रैपिड एंड फास्ट रेट ऑफ स्पीच, इरेगुलर रिदम होगा, एक्सप्रेसिव डिसफ्लुएंसीज, पुअर सेल्फ अवेयरनेस, स्पीच डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जो साउंड है, जो रिदम है वो कंटिन्यू है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी फास्ट और रैपिड है कि समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, आप पॉज करके आराम से समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे वॉइस डिसऑर्डर है, एक छोटा सा ही था ये टॉपिक, तो मैं वैसे बता देती हूँ उसमें क्या है। वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है? वॉइस डिसऑर्डर अफेक्ट द क्वालिटी, पिच, लाउडनेस एंड रेजोनेंस ऑफ द वॉइस। ठीक है, वॉइस की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इन सभी चीज़ की मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे क्वालिटी हो सकता है हार्श, ब्रीदी हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा होगा, पिच उसकी बहुत हाई हो सकती है, बहुत लो हो सकती है। हाउ सॉफ्ट एंड लाउड वॉइस, मतलब किस तरह से उसे बोलना है उसे नहीं पता होता। यहाँ वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ अलग अलग है, आप इसे एक बार देखो। ये वाला जो टॉपिक था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने पिक्चर के थ्रू आराम से समझाया है, तो आप इसमें रोक के पॉज करके बस मतलब समझ सकते हो। देखो इसके बहुत रीज़न होते हैं वॉइस डिसऑर्डर में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कॉजेज़, यानी कि हो सकता है टॉन्सिल हो, बच्चे को टॉन्सिल हो जाएं, वोकल पैरालिसिस हो सकती है, वोकल नॉड्यूल्स हो सकते हैं, या फिर जो एक फंक्शनल कॉजेज़ हैं जैसे कि बच्चा बहुत तेज़ चिल्ला रहा होता है क्लास में, या फिर टीचर्स के साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, इसमें वॉइस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत तेज़ चिल्लाने की वजह से भी क्लास में ये हो सकती हैं। और एक होता है साइकोजेनिक कॉजेज़ होते हैं, कॉज बाय इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉइस डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा है, एक बार आप पॉज लेके रीड कर लेना ये। लेट्स मूव फर्दर। अब जो मेन है वो ये है चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है ये समझ लेते हैं। ये इसको छोड़ देना, ये एक्स्ट्रा में ऐड हो गया है। चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, CAS इज़ अ न्यूरोलॉजिकल, पहली बात कि न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है, दिमाग से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल है। द ब्रेन हैज़ डिफ़िकल्टी प्लानिंग स्पीच हाउ मूवमेंट इवन दो द मसल्स आर नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर आपका जो ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि वो स्पीच को डिलीवर नहीं कर पा रहा, आपकी मसल्स जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें मसल्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो ब्रेन स्पीच मूवमेंट है वो प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाता। ब्रेन जो है हमारा वो स्पीच मूवमेंट को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पा रहा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ब्रेन नोज व्हाट टू से बट कैन नॉट प्रॉपरली प्लान हाउ टू से इट। सो हियर आर सिम्टम्स: इनकंसिस्टेंट स्पीच एरर, डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंसिंग साउंड, देखो इनकंसिस्टेंट स्पीच एरर, डिफ़िकल्ट सीक्वेंसिंग साउंड, डिस्टॉर्टेड वॉवल्स, एबनॉर्मल रिदम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं इसके अंदर। CAS याद रख लेना, एप्रॉक्सिया, ए से एप्रैक्सिया है, और इसके आगे बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। अब मैं ट्राई करूँगी एक दिन छोड़कर एक दिन डेली वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से डेली अपलोड नहीं हो पा रही हैं आगे। अब देखो यहाँ पर एप्रैक्सिया के बारे में दे भी रखा है, पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है, एक बार आप देख लो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा उस बच्चे को, मतलब उसकी वोकल जो मसल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, उसका जो ब्रेन है ना वो उसे कमांड नहीं दे पा रहा। यहाँ पर इनकन्सिस्टेंस एरर, प्रोड्यूस साउंड इफेक्टिवली ईच टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहा ना वो। जैसे कि सेइंग टाइटल इंस्टेंट ऑफ बॉटल, वो बॉटल की जगह टाइटल बोल सकता है, कुछ और बोल सकता है, मतलब सिमिलर वर्ड्स वो सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा, ना कि एक्चुअल वो मतलब करेक्ट वर्ड है वो नहीं बोल पाता वहाँ।
आगे देखते हैं। अब डिसआर्थरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसआर्थरिया इज़ अ मोटर, देखो यहाँ पर ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। मोटर इन द सेंस आपकी मसल्स में प्रॉब्लम है, मसल्स वीकेंस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखो। एप्रेक्सिया जो है, एप्रेक्सिया हमने क्या समझा था, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एप्रेक्सिया जो है, एप्रेक्सिया जो है वो न्यूरो, कौन सा, NEURO, न्यूरो वाला प्रॉब्लम है। लेकिन डिस्ट्रिया ये मोटर, डिसआर्थरिया जो है ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ मसल्स में प्रॉब्लम है, यहाँ मसल्स में प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। सो फीचर कैसे, स्क्लर्ड स्पीच हो सकती है, स्लो स्पीच हो सकती है, वीक वॉइस हो सकती है, ब्रीदी वॉइस हो सकती है, एबनॉर्मल पिच एंड लाउडनेस हो सकती है। सो इतना समझ आ रहा है, ये एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ब्रेन प्लानिंग में नहीं है, बल्कि स्पीच की मसल्स में प्रॉब्लम होती है, वीकनेस है। और इसके ना कुछ रीजंस होते हैं, मतलब कॉजेज़ होते हैं, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, रीजंस हो सकते हैं। देखो यहाँ पर रीजंस दिया भी हैं, ब्रेन इंजरी हो सकती है बच्चे को, नर्व डैमेज हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चे को, ठीक है। डिसआर्थरिया इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, और हाँ एक और होता है सेरेब्रल पाल्सी की वजह से होता है, हमने पढ़ा भी है ना, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से भी हो सकता है, और ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, और ट्रोमाटिक ब्रेन ट्रॉमा होता है, ट्रॉमे की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, सडन ट्रॉमा जो होता है उनकी वजह से भी। आगे देखते हैं कॉजेज़ एंड टाइप ऑफ डिसआर्थरिया, सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक, ट्रोमाटिक ब्रेन इंजरी। देखो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला है एनार्थरिया और दूसरा है अटैक्सिक डिसआर्थरिया। 2 टाइप के हैं कंप्लीटली, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच होता है, इसमें जो है पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकती है, इरेगुलर स्पीच और रिदम हो सकता है, स्लर्ड स्पीच होती है, दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, बस पूछा जाता है डिसआर्थरिया का कौन सा टाइप है जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच होता है, तो आप कौन सा बताओगे, एनार्थरिया, ठीक है। आगे कंपैरिजन दी हुई है लास्ट में, यहाँ पर कंपैरिजन में देख लेते हैं क्या है। देखो स्ट्रटलिंग, क्लटरिंग, वॉइस डिसऑर्डर, CAS चाइल्डहुड एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच और डिसआर्थरिया, तीनों में ही डिफरेंस दिखा रखा है। आप इस वाले टेबल को 2 मिनट पॉज करके बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, भाई पूछा जा सकता है भाई डिफरेंस क्या हो सकता है। डिफरेंस से ना इस पिक्चर के थ्रू आप आराम से समझ लोगे। इसमें क्या होता है, बच्चा फ्लुएंसी नहीं होती बच्चे में, और रुकावट आती है, बार बार प्रॉब्लम, बोल नहीं पाता एक वर्ड को, या फिर टाइम लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट और इरेगुलर है। वॉइस डिसऑर्डर में भाई जो हमारी वोकल नर्व्स हैं, जो हमारी गले में नर्व्स होती हैं, उनकी वजह से उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या है, इसमें ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमारी मसल्स ठीक हैं। और यहाँ क्या है, मसल्स में प्रॉब्लम, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार इसे रीड कर लेना पॉज करके। आगे देखते हैं। अब देखो असेसमेंट और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है इसमें। असेसमेंट और मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई हम एज अ स्पेशल एजुकेटर आप असेस कैसे करोगे बच्चों को, असेसमेंट कैसे की ज़रूरत है, मैनेजमेंट, असेसमेंट। थ्रू असेसमेंट हेल्प आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिवियरिटी एंड अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द स्पीच डिसऑर्डर। असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि भाई सीवियर कितना है, कौन से टाइप का है, और क्या क्या आप बारे में इंटरवेंशंस लोगे, या कैसे आप डायग्नोस करोगे उस बच्चे को, सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ताकि उसे स्पीच थेरेपी दी जा सके, वॉइस थेरेपी दी जा सके, फैमिली काउंसलिंग हो, होम प्रैक्टिस हो, अर्ली इंटरवेंशंस हो। और असेसमेंट में कैसे पता करोगे, स्पीच लैंग्वेज इवैल्यूएशन करा जाएगा, ओरल मोटर एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद वॉइस असेसमेंट की जाएगी, केस स्टडी भी देखी जाती है, भाई कहाँ कब से इस प्रॉब्लम, मतलब कब से इस बच्चे को प्रॉब्लम है, सारी हिस्ट्री, सारी की सारी जो केस हिस्ट्री है वो चेक की जाती है इसमें। तो असेसमेंट पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद आप उसमें मैनेज करोगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे तो आज की वीडियो में इतना ही है, समझ आया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन, KVS और NVS, DSSB या BEd से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।